चलो, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग मेरे भाइयों, नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं प्यारे स्टूडेंट आज की कहानी। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट और लॉस, लाभ हानि पढ़ रहे हैं बच्चों। हमने आपको लास्ट क्लास में, हाँ जी, सेम सेलिंग प्राइस पढ़ाया था। सेम सेलिंग प्राइस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं फिक्स टाइप के, वो मैंने करा दिए जो पेपर में ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? सेम सेलिंग प्राइस सभी को समझ में आया? कितने बच्चों को सेम सेलिंग प्राइस समझ में आया? लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था समान विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना, सवाल नंबर 21 तक हम लोगों ने करा था मेरे भाई। ठीक है जी, मैंने आपको फॉर्मूला भी समझाया, मैंने आपको रेशियो मेथड भी समझाया था। समझाया था। चलो शुरू करते हैं बच्चों आज की कहानी। सवाल नंबर 22। आज की क्लास में सेम सेलिंग प्राइस पर एक लेवल आगे के सवाल होंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन। सेम सेलिंग प्राइस के हाई लेवल सवाल किया था योगेश कुमार। देखो, द फर्स्ट शर्ट इज सोल्ड एट ट्वाइस द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड शर्ट। सवाल में यह बोला गया है पहली शर्ट को दूसरी शर्ट के सेलिंग प्राइस के दुगने पर बेचा जाता है। द फर्स्ट शर्ट इज सोल्ड एट ट्वाइस द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड शर्ट। पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के दुगने पर बेचा जाता है, यानी कि पहली शर्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो दूसरी शर्ट से दुगना है। पहली शर्ट को 8% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, दूसरी शर्ट को 3% लॉस में बेचा जाता है। तो आपसे पूछा व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट ऑन दी शर्ट्स। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट ऑन दी शर्ट्स, और ये आंसर आपको अप्रोक्स में बताना है। देखो मेरे भाई, ये सवाल आप रेशियो से भी बना सकते हैं, बेसिक से भी बना सकते हैं, इच्छा आपकी है। भैया मैंने मान लिया कि पहली शर्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो ए है और दूसरी शर्ट का जो कॉस्ट प्राइस है बी है। मान लिया मैंने कि पहली शर्ट का सीपी ए है और दूसरी शर्ट का कॉस्ट प्राइस बी है, ये मैंने मान लिया। क्लियर है? कॉस्ट प्राइस, क्योंकि अगर मुझे कॉस्ट प्राइस पता चल गया तो एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर मुझे सीपी पता चल गया, सवाल में बोला गया पहली शर्ट को 8% प्रॉफिट में बेचा जाता है। देखिए हर संख्या अपने आप में 100% होती है। पहली शर्ट का कॉस्ट प्राइस मैंने ए माना है, अगर 100% पे 8% प्रॉफिट होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 108% में। कितने में बिकेगा? 100% में 8% जोड़ेंगे 108% में। आगे सेकंड शर्ट को 3% लॉस में बेचा जाता है। देखिए हर संख्या का हर वस्तु का सीपी 100% होता है। मैंने माना है कि दूसरी वस्तु का जो सीपी है, क्रिय मूल्य है बी है। अगर बी पे 100% का लॉस होगा, 3% का लॉस होगा, 100% पे 3% का लॉस होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 97% में बिकेगा। तो पहली शर्ट का सेलिंग प्राइस आ गया, ये दूसरी शर्ट का सेलिंग प्राइस आ गया। सवाल कह रहा है पहली शर्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो दूसरी शर्ट के सेलिंग प्राइस का दुगुना है। तो फर्स्ट शर्ट का सेलिंग प्राइस जो है वो सेकंड शर्ट के सेलिंग प्राइस का ट्वाइस यानी कि दुगुना, ही मैंने बराबर कर दिया। तो क्योंकि हमें ना प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, तो हमको ना सीपी चाहिए मेरे भाई। क्या चाहिए? सीपी। तो मैंने सीपी ए और बी मान लिया। पहली शर्ट को 8% प्रॉफिट पे बेचा गया, तो कितना? 108%। दूसरी को 3% लॉस पे बेचा गया, 100 पे 3 का लॉस होगा 97%। तो ये पहली का सेलिंग प्राइस दूसरे से डबल, इसलिए 2 से गुणा कर दिया। देखो परसेंटेज कटी जाएगा, अब 2 से ये 108 कट जाएगा मेरे भाई 54 बार, यानी कि ए बटे बी आ जाएगा, ए बटे बी, ए रेशियो बी आ जाएगा मेरे भाई। यहां पर ए रेशियो बी आ जाएगा
बी उधर आएगा, 54 उधर जाएगा, 97/54, 97/54। ये ए रेशियो बी आ गया 97/54, यानी कि दोनों शर्ट के सीपी का रेशियो आ गया क्रिय मूल्य का। और आपको पता है सीपी पता है तो आप खुदा हैं, अब आप जो मर्जी वो कर सकते हो। सीपी का रेशियो आ गया, बी इधर आ गया, 54 आप उधर ले जाइए, 97/54। ये दोनों शर्ट के क्रिय मूल्य का अनुपात आ गया। लेकिन सवाल में आपसे पूछा है, बहुत टफ सवाल था बेटा, सीपीओ के हिसाब से आसान क्वेश्चन नहीं है ये। शर्ट्स का ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो मैंने सीपी का रेशियो निकाला। अब आगे सॉल्व करना पड़ेगा इसके आगे। पहली शर्ट को 8% प्रॉफिट पे बेचा गया है, दूसरी शर्ट को 3% लॉस, लॉस का मतलब माइनस पे बेचा गया है। तो आपसे मैं जानना चाह रहा हूं दोनों शर्ट पे कुल मिलाकर, पहली दूसरी शर्ट यानी कि ए प्लस बी, दोनों शर्ट पे कुल मिलाकर ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ है ओवरऑल। और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, चाहे आप डेविएशन से निकालो चाहे वेटेड एवरेज से, दोनों से हो जाएगा। वेटेड एवरेज आसान है मेरे भाई। पहली शर्ट पे कितना प्रॉफिट हुआ, 97 का 8%। 97 का 8% कितना होता है मेरे भाई, 800 से 24 कम कर लेंगे, ठीक है जी, 3 8 24, यानी कि 776। दूसरी शर्ट पे कितना लॉस हुआ, 54 का 3%, यानी कि 54 तिया 162%। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना आएगा मेरे भाई, टोटल आएगा दोनों शर्ट का सीपी 97 प्लस 54, 97 प्लस 54 कितना आएगा मेरे भाई, 151। 97 प्लस 54 151 ही आएगा। तो 776 में से 162 घटाएंगे तो कितना आएगा, 614। 614 बटे 151%। यहां तक किसी को कोई परेशानी, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है। 776 माइनस 152, ठीक है, 151। अब बताओ 151 से जब मैं इसको भाग करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 15 चौका 60, 4 एकम 4, 4 बार जाएगा, यानी कि 4 बार जाएगा। तो ये आंसर तो है नहीं। अब क्या आएगा, 151 चौका 604, 10 बच गया, 10 बच गया मेरे भाई। फिर डेसिमल लगा के हम लोग जीरो बढ़ा लेंगे, 100 हो गया, फिर भी नहीं जाएगा, फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे 1000, फिर लगभग 7 बार जाएगा, तो अप्रोक्स 4.07, लगभग 4.07% आएगा। और ये इसका आंसर है। बेहतरीन सवाल है जी। ये इसका आंसर है बी ऑप्शन। अप्रोक्स 4.07। टफ क्वेश्चन है मेरे भाई, आसान नहीं है, परसेंटेज भी अच्छी यहां पे दी है। आगे चलते हैं। ये सारे जो है सेम सेलिंग प्राइस पे मिसलिनियस क्वेश्चन है। आगे सवाल नंबर 23, ये बताइए अगला। ये सवाल सीपीओ 2024 के पेपर में आया, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन मेरे भाई, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया था। ए शॉपकीपर सोल्ड 3 रिस्ट वॉच फॉर ₹2800 ईच। एक शॉपकीपर ने 2800 रुपए में तीन घड़ियां बेची। इफ ही हैज सोल्ड द वॉचेस विद, ए शॉपकीपर सोल्ड 3 रिस्ट वॉचेस फॉर 2800 रुपए ईच। ध्यान सुनिएगा, एक दुकानदार ने 3 घड़ियां बेची 2800 रुपए ईच। 2800 रुपए ईच लगा हुआ, यानी कि सेम सेलिंग प्राइस पर तीनों घड़ियों को सेम दाम में बेचा गया, 2800 रुपए, 2800 रुपए, 2800 रुपए। तो भैया एक शॉपकीपर ने 3 घड़ी बेची हैं, तीनों को सेम दाम पर बेचा गया, सेम सेलिंग प्राइस पर। ही हैज सोल्ड ऑल दी वॉचेस विथ 40%, 25%, 12% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। भाई पहली घड़ी पे 40% प्रॉफिट हुआ, दूसरी पे 25% प्रॉफिट हुआ और तीसरी पे 12% का प्रॉफिट हुआ। फाइंड इज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। तो सवाल में आपसे पूछा है ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, यानी कि तीनों घड़ियों पर मिलाकर कितने परसेंट का प्रॉफिट है, तीनों घड़ी पर मिलाकर। मेरे भाई मुझे इस 2800 रुपए से कोई मतलब ही नहीं है, ये सेम सेलिंग प्राइस का सवाल है। बस यहां 2 आर्टिकल ना होके 3 आर्टिकल हैं, 3 आर्टिकल मेरे भाई, तो यहां तो फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। तो आपकी भैया मजबूरी है, ये सवाल आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। ये लिखो सीपी, ये लिखो एसपी। पहली घड़ी पे कितना प्रॉफिट हुआ, 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। 2/5 का मतलब 5 का सामान 7 में बिका, 5 का सामान 7 में बिका।
दूसरी घड़ी पे कितना प्रॉफिट है? 25%। 25% मतलब 1/4। 1/4 मतलब 4 का सामान 5 में बिका। 4 का सामान 5 में। तीसरी घड़ी पे 12% का प्रॉफिट है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/25। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25, तो 25 का सामान 28 में बिका। 25 का सामान 28 में बिका। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। यहां तक कोई परेशानी इस पे नहीं। तो ये तीनों घड़ियों के सीपीएसपी का मैंने रेशियो निकाला। पहला 5 की 7 में, दूसरा 4 का 5 में, तीसरा 25 का 28 में। पूछा कुल लाभ परसेंट, यानी कि तीनों घड़ियों पर कुल मिलाकर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ये आपसे सवाल पूछना चाह रहा है। अब लॉजिक सुनिएगा मेरे भाई। भाई तीनों घड़ियों को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया, तो तीनों घड़ी का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए ना। भाई इसका सेलिंग प्राइस 7 है, इसका सेलिंग प्राइस 5 है, इसका 28 है, गलत बात है। ये तो सेम है ही नहीं, तो सेम करना पड़ेगा। 7, 5 और 28 तो सेम है ही नहीं, तो सेम करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम क्या होता है मेरे भाई? एलसीएम देखो, 7 और 28 का एलसीएम तो 28 आ जाएगा। ये 5 भी आ रहा है, यानी कि 28 पंजे 140, तो सेलिंग प्राइस होता है 140, 140। तो हमें सेलिंग प्राइस को 140 बनाना पड़ेगा। 140 या 7 को 140 बनाने के लिए 20 से गुणा करेंगे, या 5 को 140 बनाने के लिए 28 से गुणा करेंगे, यहां 28 को 140 बनाने के लिए सेलिंग प्राइस को पूरे रेशियो को 5 से गुणा करेंगे मेरे भाई। 5 से गुणा या 20 से गुणा कर देते हैं मेरे भाई। 20 से, 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140। 100 रेशियो 140 हो गया। यहां पूरे रेशियो का 28 से गुणा करेंगे। 28 चौका 112, 28 पंजे 140, तो 112 का समान 140 में होगा। जल्दी जल्दी करना है। यहां पूरे रेशियो को 5 से गुणा करेंगे। 25 पंजे 125, 28 पंजे 140, 28 पंजे 140। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि मैंने तीनों घड़ियों के सेलिंग प्राइस को इक्वल कर दिया। भी 140 हो गया, ये भी 140, ये भी 140 हो गया। अब आपसे पूछा कुल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। आप मुझे बताओ तीनों घड़ियों का टोटल सीपी क्या है? तीनों घड़ियों का टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है? तीनों घड़ियों का टोटल सीपी कितना है मेरे भाई? जल्दी से बताओ। तीनों को जोड़ लो, 100 प्लस 112 प्लस 125, तीनों का टोटल सीपी क्या आ जाएगा? 100 प्लस 112 212, 212 में 125 जोड़ेंगे तो 337 आ गया, 337। यहां तक किसी कोई परेशानी? 125 प्लस 112 237, 237 में 100 जोड़ेंगे 337 हुआ। आपको प्रॉफिट कितना हुआ मेरे भाई? तीनों घड़ियों पे कुल मिलाकर आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? अगर 100 का 140 में बिका तो 40 का प्रॉफिट है मेरे भाई। यहां देखिए, अगर 112 का सामान 140 में बिका तो 28 का प्रॉफिट है, 28 का। तीसरी घड़ी अगर 125 की 140 में बिकी है तो 15 का प्रॉफिट है। तीसरी घड़ी पे 15 का प्रॉफिट है मेरे भाई। तो तीनों घड़ियों पे कुल मिलाकर कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? ऐड कर लो। 28 और 15 43, 43 और 40 83, 83 का प्रॉफिट हुआ। 83 का कितने का? 83 का। तो तीनों घड़ियों पे कुल मिलाकर 83 का प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों। 83 का 100 का 140 में का 40 का प्रॉफिट है, 28 का 15 का, तो 28 15 43 और 40 83 का प्रॉफिट हुआ 337 पर। यह आया फ्रैक्शन में। परसेंटेज में कितना आएगा? इनटू 100%। सवाल में मेरे दोस्तों आपसे जो आंसर पूछा है वो परसेंटेज में पूछा है। बहुत बढ़िया। अब आप देखो, इस सवाल के जो आंसर है वो तो परसेंटेज में है ही नहीं, वो तो डेसिमल में दे रखे हैं मेरे भाई। वो तो डेसिमल में दे रखे हैं। आप कहोगे सर ये क्या चक्कर है? देखो मेरे भाई, जैसे सपोज किसी सवाल का आंसर है 15%, तो इन्होंने 15% को कैसे लिखा है? 15% को ऐसे करके लिखा 15/100, यानी कि 0.15, यानी कि इन्होंने परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखा है। परसेंटेज को डेसिमल में, या परसेंटेज की डेसिमल में कन्वर्ट करके वैल्यू है ना। ये गड़बड़ है मेरे भाई। बोल रहा है प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, लेकिन आंसर इन्होंने बता रखा है डेसिमल में कन्वर्ट करके, यानी कि एक्चुअल जो आंसर है अगर ये डेसिमल में इनको परसेंटेज में बदलूं तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी। भाई डेसिमल को अगर परसेंटेज बदलना है तो 100 से गुणा परसेंटेज का साइन, 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज का साइन लगाएंगे, यानी कि एक्चुअल जो आंसर होगा ना मेरे दोस्त, जो एक्चुअल आंसर होगा वो या तो ये है, ये है,
ये है मेरे भाई या ये है? ये आंसर है मेरे दोस्तों, इनमें से आंसर है। जैसे 0.15 है, इसको परसेंटेज बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, 0.15 को 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज लगाओ 15%। ये है मेरे भाई। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। अगेन बहुत कैलकुलेटिव सवाल। ये वो सवाल है बेटा, जब सीपीओ के पेपर में आया तो लोगों ने इस सवाल को एक तरफ से छोड़ा, एक तरफ से, क्योंकि अब मुझे ये सवाल सॉल्व करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। और देखो चारों ऑप्शन में 24 24 24 आ रहा है, चारों ऑप्शन में 24 24 24। 24 के बाद एक 1 जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, 7 जाएगा, ये चेक करना है। यानी कि 24 तक तो डिवाइड करना ही करना है आपको। तो ये आया 8300, 8300/337। आपके पास और कोई रास्ता है नहीं, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दे रखा था डेसिमल में। परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा परसेंटेज का साइन। ठीक है जी, चलो। अरे क्या हुआ भाई यार, तुम समझ रहे हो कि नहीं? मैं कैसे बालक हो यार तुम लोग। अरे यार तुम ये मुझे ये बताओ, जितने भी बच्चे कमेंट पढ़ रहे हैं बस मुझे कमेंट करके ही बताओ, मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं जानना क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, मुझे नहीं सुनी तुम्हारी कोई परेशानी। मुझे बस ये बताओ कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तुम्हारी समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला, बस बात खत्म। मुझे बस ये बताओ। अरे हम कोई आसान चीज थोड़ी ना बता रहे हैं भाई, आसान चीज मैंने बता दी, बहुत मुश्किल है ये बताना, मेहनत लगती है। डोंट कमेंट एनीथिंग। जो सवाल मैं करा रहा हूं सवाल के अलावा कुछ भी ना पूछे, कुछ भी ना कहें, कुछ भी ना लिखें, मुझे कोई मतलब नहीं है। यहां दो आर्टिकल नहीं बेचे जा रहे, 3 आर्टिकल बेचे जा रहे हैं सेम सेलिंग प्राइस सर। अब 2 आर्टिकल का तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि भाई ये फॉर्मूला लगा लेना आंसर आ जाएगा, लेकिन यहां 3 आर्टिकल है तो यहां तो फॉर्मूला आएगा नहीं, तो यहां आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। एक आदमी ने 3 घड़ी बेची 2800 रुपए ईच के हिसाब से, सेम सेलिंग प्राइस पर बेची। पहली 40%, दूसरी 25%, तीसरी 12% प्रॉफिट पर। तो मैंने रेशियो बनाया, मैंने सीपी से एसपी का रेशियो बनाया। रेशियो बनाने के बाद जब सवाल बोला गया सेलिंग प्राइस सेम है, तो मैंने तीनों घड़ियों के सेलिंग प्राइस को सेम कर दिया। 5 28 जो भी आ रहा था एलसीएम लेके सेम कर लिया। अब पूछा तीनों घड़ी पर कुल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तो तीनों घड़ी का कुल सीपी कितना है, 100 प्लस 112 प्लस 1 जोड़ लिया, तीनों का सीपी जोड़ लिया 337। प्रॉफिट कितना हुआ, पहली घड़ी पे 40 का प्रॉफिट, 112 का सामान 140 में बिका, 28 का प्रॉफिट, तीसरी पे 15 का प्रॉफिट, तीनों घड़ी पे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ ये मैंने जोड़ लिया मेरे भाई, परसेंटेज में इंटू 100%। सर 15% कहां से है हर्षित गुप्ता, राक्षस, ये मैंने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल कि ये इस सवाल के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सवाल है पूछा कुल प्रॉफिट परसेंटेज, लेकिन आंसर जो दे रखे हैं वो डेसिमल में दे रखे हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे 15% होता है तो 15% को डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 15/100 0.15। 15% ना लिख के इस एग्जामिनर ने 0.15 लिख दिया है। ये परसेंटेज की डेसिमल वैल्यू है जो ऑप्शन में दी हुई है, डेसिमल वैल्यू। अगर इसको परसेंटेज में बदल के लिखना है तो 100 से पहले आप गुणा करोगे, फिर परसेंटेज का साइन लगाओगे। यार तुम तो बिल्कुल ही लीचड़ बालक हो यार, पता नहीं इतने घटिया बालक कैसे हो सकते हो भाई तुम। को धरती पे बोझ निकले एकदम, धरती पे बोझ एकदम चलते हुए। 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, ये इस सवाल के एक्चुअल आंसर है परसेंटेज में, लेकिन एग्जामिनर ने आपको महामूर्ख समझ के डेसिमल में दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन है। अब डिवाइड करोगे, 24 तो आ ही रहा है हर एक ऑप्शन में, 24 तो आ ही रहा है, तो पूरा डिवाइड करना पड़ेगा 24 तक। उसके बाद देखा 24 के बाद 0.1 आएगा, 0.5 आएगा, 0.6 की 0.7 आएगा, ये चेक करना पड़ेगा।
तो ये 8300/37 कितनी बार जाएगा? 2 बार। 24 बार तो जाना ही जाना है, ऑप्शन से पता चला। 337, 33 दूनी 674। भाई बिल्कुल बेकार बालक हो यार तुम, बिल्कुल बेकार। 10 में से 4 गया 6, 12 में से 7 गया 5, ये एक ये बच गया, 0 बढ़ा लीजिए। 337 चौका चला जाएगा, 300 चौका 1200, 37 चौका 148, 1348 हो गया। 1348 घटाएंगे कितना आएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा 212। डेसिमल लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। अब 337 से कितनी बार जाएगा मेरे भाई? 7 बार नहीं जा सकता, क्योंकि 307 2137 सत्ते फिर ज्यादा हो जाएगा, तो 6 बार जाएगा। ये 6 बार जाएगा, यानी कि 24.6 आएगा। बी ऑप्शन आंसर है, तो सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, 24.63। ये इसका आंसर है बी। बढ़िया सवाल था बेटा, एक ही करवा रहा हूं। ये तो देखो, ये तो एग्जामिनर ने अब जाके पेपर में पूछा है। मैं पिछले 6 साल से ऐसा सवाल बैच में करवा रहा था, हालांकि इस बैच में मैंने शीट से हटा दिया है, प्रीवियसर का ही डाल दिया, लेकिन पहले मैं प्रीवियसर के अलावा करवाता था। फॉर्मूला यूजिंग इजियर, देर इज नो फॉर्मूला। है 3 आर्टिकल है बेटा, 2 आर्टिकल नहीं, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? कैसा फॉर्मूला? अबे कुछ तो लॉजिक से सोचा करो, कि तुम क्या भौंक रहे हो, कुछ तो लॉजिक से सोचा करो यार। तुम क्या कहते हो, क्या सोचते हो, तुम्हें कुछ पता भी है? आगे चलेंगे, अगला सवाल भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, अगला ये सवाल एसबीआई क्लर्क 2020 के। दीज आर मिसलेनियस क्वेश्चन। पिछली क्लास में मैंने आपको सेम सेलिंग प्राइस के फिक्स क्वेश्चन कराए थे, ये सेम सेलिंग प्राइस के मिसलेनियस क्वेश्चन। इनका कोई सिर पैर नहीं है, बस इनमें आपको लॉजिक लगाना है। जिस बच्चे में बुद्धि होगी वो लॉजिक लगा लेगा, जिसमें बुद्धि नहीं होगी वो भाड़ में जाए। बैंकिंग के पेपर का सवाल है। एक्स सोल्ड 2 कार्स एट द सेम प्राइस। सवाल में बोला है एक्स ने 2 कार बेची सेम प्राइस पर। एक आदमी एक्स है, उसने 2 कार सेम प्राइस पे बेची। एक आदमी एक्स ने 2 कार सेम सेलिंग प्राइस पर बेची, ठीक है। वन ऑफ देम है 10% प्रॉफिट, एक कार 10% प्रॉफिट पे बेची है। एक्स इनकर्ड ए टोटल लॉस ऑफ 12% इन द ओवरऑल ट्रांजैक्शन। सवाल के अकॉर्डिंग एक्स को ओवरऑल ट्रांजैक्शन में 12% का लॉस हुआ, यानी कि दोनों कार पे कुल मिलाकर एक्स को दोनों कार पे कुल मिलाकर 12% का लॉस हुआ। दोनों कार पे कुल मिलाकर एक्स को 12% का लॉस हुआ। सवाल में पूछा है अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट लॉस परसेंटेज इनकर्ड ऑन दी अदर कार। अदर कार यानी कि दूसरी कार पर कितने परसेंट का लाभ या हानि है, लगभग बताओ। दूसरी कार पे लगभग कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस है। यहां मैं लिख रहा हूं सीपी, यहां लिख रहा हूं मैं एसपी। दिस इज नॉट ए फिक्स टाइप क्वेश्चन, ये एक मिक्स सवाल है। लॉजिक है तो होगा, नहीं तो भाड़ में जाइए। एक्स ने 2 कार बेची सेम सेलिंग प्राइस पर। ये क्यों नहीं पढ़ते हो? जब सवाल ने ये बोला है कि सेम सेलिंग प्राइस पर 2 कार बेची है, तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? एक कार पे 10% लाभ हुआ, एक कार पे 10% प्रॉफिट हुआ। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। एक कार पे 10% प्रॉफिट हुआ। देखो एक्स ने 2 कार बेची, ये मैं मान लेता हूं फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट कार और सेकंड कार, 2 कार बेची। एक कार पे 10% प्रॉफिट है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10। 1/10 प्रॉफिट का मतलब 10 का सामान 11 में बिका। 10 का सामान 11 में बिका। क्या आपको बात समझी? आप बोलोगे यस सर समझे। अब आगे सुनेगा। एक्स ने दोनों कार सेम प्राइस पर बेचे, सेम सेलिंग प्राइस पर। दोनों कार सेम सेलिंग प्राइस पर बिकी हैं। अगर पहली कार 11 में बिकी है तो दूसरी कार का तो सेलिंग प्राइस 11 ही होना चाहिए। जब सवाल ये कह रहा है कि एक्स ने 2 कार समान कीमत पर बेची, अगर पहली का सेलिंग प्राइस 11 है तो दूसरी कार का सेलिंग प्राइस भी 11 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों कार का सेलिंग प्राइस 11 होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर।
ये हो गया। सवाल में ये बोला गया है कि ओवरऑल दोनों कार पर कुल मिलाकर 12% लॉस हुआ। एक्स को दोनों कार पे कुल मिलाकर 12% का लॉस हुआ। एक्स को दोनों कार पर कुल मिलाकर 12% लॉस हुआ। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 3/25। दोनों कार पे कुल मिलाकर एक्स को 12% लॉस हुआ। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। 3/25 का मतलब क्या हुआ? क्या होता है 3/25 का मतलब? राक्षसों, अगर दोनों कार 25 की है ना, अगर दोनों कार 25 की हैं तो 25 पे 3 का लॉस हुआ तो कार बिकी कितनी में? 22 में बिकी है। कार बिकी कितने में? 22 में। ओवरऑल एक्स को 12% लॉस हुआ। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। इसका मतलब अगर दोनों कार का टोटल सीपी 25 है तो 25 का सामान 22 में बिका। यहां दोनों कार का टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? 11 + 11 22। यहां भी सामान कितने में बिका? 22 में। तो सेम है, ये ऑलरेडी सेम है। अगर सेम नहीं होता तो सेम बनाना पड़ता। यहां दोनों कार का टोटल सेलिंग प्राइस कितना? पहली 11 में बिकी, दूसरी 11 में बिकी। 11 11 22 22, यानी कि दोनों कार का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए। दोनों कार का टोटल सीपी क्या होना चाहिए? 25। अगर पहली कार का सीपी 10 है तो दूसरी कार का सीपी 15 होगा। दूसरी कार का सीपी कितना होगा? 15 15 होगा। 15, यानी कि अल्टीमेटली 10 + 15 25 का सामान 11 + 11 22 में बिका। अगर 25 का सामान टोटल 22 में बिकेगा तो ही तो 3/25 लॉस होगा 12% का। यानी कि दूसरी कार का सीपी 15 है और दूसरी कार 11 में बिकी। अगर 15 की कार 11 में बिकी है तो कितना लॉस हुआ? 4 का 15 पर, 4/15। और 4/15 हर कोई जानता है 26.66%। तो दूसरी कार पे 26.66% लॉस हुआ है। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आया होगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। दीज आर हाई लेवल क्वेश्चन ऑन सेम सेलिंग प्राइस। सवाल नंबर 25 करिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। पेपर में ना जाने कितनी बार यह सवाल आया है अलग अलग डाटा पे। शशि सेल्स 2 आर्टिकल फॉर 5,000 रुपीज ईच with no loss and no profit in the overall transaction। एक ही सवाल में दो दो चीजें घुसा दी गई हैं। शशि 2 आर्टिकल बेचता है 5,000 रुपए ईच में। यह लाइन पढ़ते ही आपकी खोपड़ी में जाना चाहिए कि शशि ने 2 आर्टिकल बेचे सेम सेलिंग प्राइस पर। सेम सेलिंग प्राइस पर शशि सेल्स 2 आर्टिकल फॉर 5,000 रुपी ईच। शशि 5,000 रुपए, हिंदी में लिखना भूल गया, ये प्रत्येक प्रत्येक आएगा बेटा। शशि 5,000 रुपए प्रत्येक की दर से 2 वस्तु बेचता है, यानी कि शशि 2 आर्टिकल बेचता है सेम सेलिंग प्राइस पर विद नो प्रॉफिट नो लॉस इन द ओवरऑल ट्रांजेक्शन। पूरे ट्रांजेक्शन में, यानी कि दोनों वस्तुओं पे कुल मिला के ना तो कोई प्रॉफिट है ना लॉस है। दोनों वस्तुओं पर ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ। ठीक। इफ वन आर्टिकल इज सोल्ड एट 16:2/3% लॉस, अगर एक आर्टिकल को 16 सही 2/3% लॉस पर बेचा गया है तो अदर आर्टिकल कितने प्रॉफिट पर बेचा गया, दूसरी वस्तु कितने लाभ पर बेची गई, ये परसेंटेज में आंसर है। ठीक है मेरे भाई, यहां मैं लिख रहा हूं सीपी, यहां मैं लिख रहा हूं एसपी। शशि ने 2 आर्टिकल बेचे सेम सेलिंग प्राइस पर। पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही कोई लॉस हुआ है ना। एक वस्तु 16 सही 2/3% लॉस पर बेचेगी। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। 1/6 मतलब, यानी कि अगर सीपी 6 है तो 6 का सामान 5 में बिका। अगर सीपी 6 है तो 6 का सामान 5 में बिका। यही है, आप बोलोगे यस सर यही है। अगर सीपी 6 है तो 6 का सामान 5 में बिका, यानी कि 1 का लॉस हुआ। 1 का लॉस हुआ। सवाल के अकॉर्डिंग दोनों वस्तुओं को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया। अगर पहली वस्तु 5 की बिकी है तो दूसरी का सेलिंग प्राइस भी 5 होना चाहिए।
अगर पहला आर्टिकल 5 का बिका है तो दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी 5 होना चाहिए कि नहीं? आप बोलोगे यस सर होना चाहिए। लेकिन सवाल ये कह रहा है मेरे भाई कि पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि अगर पहले आर्टिकल पे 1 यूनिट का लॉस है तो दूसरे आर्टिकल पे 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ होगा। अगर पहले आर्टिकल पे 1 यूनिट का लॉस है तो दूसरे आर्टिकल पे 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ होगा। भाई एक वस्तु पे 1 रुपए का नुकसान हुआ, दूसरी वस्तु पे 1 रुपए का मुनाफा प्रॉफिट हो गया, दोनों सामान पे क्या हो गया? जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी कि दूसरा सामान पे 1 का प्रॉफिट हुआ, सामान 5 में बिका तो उसका सीपी कितना होगा? 4 होगा मेरे भाई। सीपी कितना होगा? 4 होगा। ऐसे भी देख सकते हैं टोटल सामान कितने का है? 6 4 10 का। टोटल सामान का सीपी 10 है, 6 4 10, बिका कितने में? 5 5 10 में, नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी कि दूसरी वस्तु का सीपी 4 है, 4 का सामान 5 में बिका, 1 का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई। 4 के सीपी पर 1 का प्रॉफिट हुआ यानी कि 25%। 1/4 होता है 25%। तो दूसरी वस्तु को 25% प्रॉफिट पर बेचा गया। बी ऑप्शन आंसर 25%। आसान सवाल है, कंपेरेटिवली बहुत इजी क्वेश्चन है। समझ में आया? मनदीप का डाउट है 24 में वेटेड एवरेज क्यों नहीं लगा? 24 में बिल्कुल सही भैया, वेटेड एवरेज। मनदीप तुम्हारे अंदर 2 रुपए की भी बुद्धि आप इस्तेमाल करते हो कि कौन सी चीज कहां लगती है, ये क्यों नहीं लगा, वो क्यों नहीं लगा। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज तब निकलेगा जब आपको सीपी पता हो। क्या आपको 24 वाले सवाल में दोनों वस्तुओं का सीपी पता है, क्रिय मूल्य? जब आपको सीपी ही नहीं पता तो वेटेड एवरेज कैसे लगाओगे? वेटेड एवरेज या डेविएशन लगाने के लिए बेस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य। क्रिय मूल्य का रेशियो पता होना चाहिए। क्या आपको रेशियो पता है? नहीं पता। जब नहीं पता तो क्यों बकवास की बात कर रहे हो? तुम लोगों की बुद्धि को सड़ गई है क्या? तुम लोगों की बुद्धियां, तुम लोग, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं तो आप सुनते नहीं हो कि कौन सी चीज कहां लगेगी, क्यों लगेगी, किस कंटेक्स्ट में लगेगी, डेविएशन क्या होता है, वेटेड एवरेज क्या होता है, सक्सेस परसेंटेज चेंज क्या होता है, कब लगता है। इतना जोर दे के मैं ये बताता हूं उसके बाद भी सुनते ही नहीं हो। सुनते ही नहीं हो। क्या मैंने आपको एक एक लाख बार नहीं बोला? भाई डेविएशन वेटेड एवरेज तब लगेगा जब आपको बेस का रेशियो पता होगा। बेस क्या होता है? सीपी, क्रिय मूल्य। इन सवालों में सीपी का सीपी ही नहीं पता। अरे जब सीपी नहीं पता तो जो आप बकवास कर रहे हो वो कैसे होगा? थोड़ा तो दिमाग लगाओ मेरे भाई, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। ये दिमाग है ही नहीं लगाने के लिए, लगाओगे कहां से? आगे चलते नेक्स्ट। और ये शायद इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। नहीं, अभी तो काफी सवाल है। ठीक है, 3 क्वेश्चन और है, सवाल नंबर 26। एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मेरे भाई, ये भी बैंकिंग के पेपर का सवाल है। ये भी बैंकिंग के पेपर का सवाल है। मैं इस उम्मीद में करवा रहा हूं कि भाई अपने ये सवाल ये एसएससी में भी आने लायक है। ये सवाल इतना अच्छा है कि एसएससी में भी, पुलिस कांस्टेबल सभी में आने लायक है। दिमाग लगाने वाला है, लॉजिकल है। अब ये जो सवाल एसएससी सीपीओ के पेपर में आया है, ये बैंकिंग के सवाल से ही टीप के आया है। ठीक है, बैंकिंग के सवाल को ही टीप के आया है मेरे भाई। एसएससी वालों के पास इतनी बुद्धि नहीं कि ये सवाल डाल सके पेपर में। आ जाइए। ठीक है, ये एसएससी का फ्यूचर ईयर क्वेश्चन है। करो।
सवाल नंबर 26। ए मैन सेल्स 3 आर्टिकल XYZ फॉर 2520 रुपए ईच। एक आदमी 3 आर्टिकल XYZ बेचता है फॉर 2520 रुपए ईच। ये शब्द सुनते ही, ईच शब्द सुनते ही बताओ क्या है आपके दिमाग में। एक आदमी 3 वस्तुएं बेचता है 2520 रुपए ईच पर, यानी कि एक आदमी 3 आर्टिकल बेचता है सेम सेलिंग प्राइस पर। अब जब बात 3 आर्टिकल की आ गई तो 3 आर्टिकल के लिए मैंने आपको कोई फॉर्मूला भी नहीं पढ़ाया, यानी कि कैसे करना पड़ेगा, रेशियो से करना पड़ेगा मेरे भाई। आर्टिकल एक्स पे 30% लॉस होता है, आर्टिकल वाई पे 36.36% प्रॉफिट होता है। ओके, आर्टिकल एक्स पे 30% लॉस हुआ, वाई पे 36.36% प्रॉफिट हुआ। जेड के बारे में कुछ नहीं बताया, बोला इफ देर इज नो प्रॉफिट नॉर लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन, अगर पूरे ट्रांजेक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट है ना ही कोई लॉस है, तो आपसे पूछा है आर्टिकल जेड का सीपी क्या है, आर्टिकल जेड का क्रिय मूल्य क्या है। बहुत बढ़िया सवाल बच्चों, मैं यहां पे लिख रहा हूं सीपी, स्टूडेंट मैं यहां पे लिख रहा हूं एसपी, ठीक है ना। तो एक आदमी ने 3 आर्टिकल बेचे XYZ, ये एक्स है, ये वाई है और जेड है। सवाल के अकॉर्डिंग पहली लाइन में बोल दिया गया कि तीनों आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया है। आर्टिकल एक्स पे 30% लॉस हुआ। बताओ 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। आर्टिकल एक्स पे 30% प्रॉफिट और 3/10, 3/10 लॉस का मतलब 10 पे 3 का लॉस हुआ, 10 का सामान 7 में बिका, 7 में बिका। आर्टिकल वाई पे 36.36% प्रॉफिट हुआ। अब मुझे बताओ ये 36.36% क्या होता है। ये 2 डिजिट का रिपीटेशन है, मैंने आपको पढ़ा है 9.09%। 9.09% 1/11 4 गुना है, 36.36% है 4 गुना, 4/11। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आर्टिकल वाई पे 36.36% प्रॉफिट हुआ 4/11। 4/11 प्रॉफिट का मतलब 11 पे 4 का प्रॉफिट हुआ, 4/11 मतलब 11 पे 4 का प्रॉफिट है, तो 11 का सामान बिका 15 में, 11 का सामान 15 में बिका। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। सवाल में बोला गया कि पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट है ना ही कोई लॉस है, जेड का सीपी क्या है। एक बात बताएं, सवाल में बोला गया है कि तीनों आर्टिकल को 2520 रुपए प्रत्येक में, एक व्यक्ति 3 वस्तु XYZ प्रत्येक को 2520 रुपए में बेचता है। यहां भी प्रत्येक शब्द रह गया, ईच लगाए ना, 2520 रुपए ईच में बेचता है, यानी कि तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे यस सर, तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, पर सेलिंग प्राइस तो सेम है ही नहीं। इसका सेलिंग प्राइस 7 है, इसका 15 है, गलत बात है भाई। सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए ना, इसको पहले को 7 में बेचा, एक्स को 7 में, वाई को 15 में, तो 7 और 15 को सेम करना पड़ेगा। 7 और 15 का एलसीएम होता है 105, तो 105 बना लेते हैं। 7 को 105 बनाने के लिए 15 से गुणा कर देते, 15 से गुणा, यहां 15 को 105 बनाने के लिए 7 से गुणा कर देते, यानी कि आर्टिकल एक्स का सेलिंग प्राइस भी 15 सत्ते 105, वाई का भी 105, तो आर्टिकल जेड का सेलिंग प्राइस भी 105 होना चाहिए। तो तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 105 आ गया, 105 105 105। अब सवाल में यह पूछा गया है मेरे भाई कि जेड का सीपी बताओ। पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस, पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस। अब आप ये देखो एक्स पे कितना प्रॉफिट हुआ, एक्स पे कितना लॉस हुआ, लॉस हुआ है ना एक्स पे। अगर 10 का सामान 7 में बेचोगे, अगर 10 का सामान 7 में बेचोगे तो 3 का लॉस होगा। अगर 10 का सामान 7 में बेचोगे 3 का लॉस होगा, 15 से गुणा भी है तो 15 तिया 45, तो एक्स पे 45 का लॉस हुआ, 45 का लॉस हुआ मेरे भाई आर्टिकल एक्स पे। वाई पे कितना प्रॉफिट हुआ, अगर 11 का सामान 15 में बेचोगे, 11 का सामान 15 में बिकेगा तो 4 का प्रॉफिट होगा, 4 का। पूरे रेशियो को 7 से भी गुणा करोगे तो 4 सत्ते 28, तो वाई पे 28 का प्रॉफिट है, 28 का, कितने का, 28 का प्रॉफिट है। समझ में आई बात। आप बोलोगे हाँ जी सर, पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो प्रॉफिट होना चाहिए ना लॉस होना चाहिए, यानी कि ओवरऑल आना चाहिए जीरो, ओवरऑल जीरो होना चाहिए।
या -45 का लॉस है, 28 का प्रॉफिट है, तो -45 प्लस 28 क्या हो रहा है? -45 प्लस 28 है माइनस का 17, -17। -17 को जीरो बनाने के लिए यहां कितना करना पड़ेगा? +17। यानी कि आर्टिकल जेड पे 17 का प्रॉफिट होना चाहिए, तभी तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। 28 प्लस 17 45, 45 का प्रॉफिट, यहां 45 का लॉस, 45 माइनस 45 जीरो हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी कि आर्टिकल जेड पे 17 का प्रॉफिट होना चाहिए, 17 का। अब बताओ, आर्टिकल जेड पे 17 का प्रॉफिट हुआ और सामान 105वें का, हमने किसी सामान को 105 में बेचा और 17 का प्रॉफिट हुआ, तो सामान का सीपी कितना होगा? 105 में से 17 घटाइए, 88। यानी कि जेड का जो सीपी होगा वो 88 होगा मेरे भाई, 88। आप बोलोगे यस सर, यानी कि सवाल में 88 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो जो भी आंसर आएगा वो 88 का मल्टीपल आएगा, 88 का। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, ये हम चेक कर सकते हैं। सॉल्व करना है तो सॉल्व भी हो जाएगा। सवाल में बोला है ईच आर्टिकल को 2520 रुपए में बेचा गया, तो ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है? प्रत्येक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है? 105, 105, 15 सत्ते 105, 105। तो ईच आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 105 है। 105 की वैल्यू सवाल में कितना है? 2520 रुपए के बराबर है। कितना आ गया मेरे भाई, जल्दी से बताओ। 105 दूनी 210, ठीक है, बलिस बचे 105 चौका 420, 24 से गुणा, तो 24 से मल्टीप्लाई हो गया। तो पूछा जेड का सीपी, तो जेड का सीपी भी 88 का 24 गुना आएगा, 88 गुणा 24 रुपए ये आएगा। यानी कि 8 चौक 32 एंड में 2 आएगा, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। ठीक है जी। 88 में 11 आ रहा है, 11 से कटने वाला होगा, ये नंबर 11 से नहीं कटता, यानी कि ये आंसर है डी, 2112। डी आंसर है। गजब का सवाल। राधे राधे भाई। देख लो अब कितना बेहतरीन सवाल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये बताइए बच्चों, नेक्स्ट देखिए, इसी फ्लेवर का सवाल है, बस यहां पे सेलिंग प्राइस सेम नहीं, अलग अलग है, दिया भी है। करो, सीजीएल 2024 प्री के पेपर का सवाल बताइए। दो क्वेश्चन और हैं इस टाइप पे, फिर खत्म करेंगे इस टाइप को। बताइए इस सवाल का क्या आंसर है? सवाल नंबर 27।
कर पाए? समरीन ने कीबोर्ड बेचा 1260 में 25% प्रॉफिट पर, एक दूसरा कीबोर्ड बेचा है 1440 में 10% लॉस पर। उसका टोटल गेन या लॉस परसेंटेज क्या है? अब देखो, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज सीपी को बेस मान के निकाला जाता है, तो सीपी निकालना पड़ेगा। अब शमरीन ने एक कीबोर्ड बेचा 25% प्रॉफिट पे। 25% प्रॉफिट का मतलब होता है जी 1/4। 1/4, 1/4 का मतलब 4 का सामान 5 में बिका। क्या मैं बात सही कह सकता हूं? तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का प्रॉफिट हुआ। क्या ये बात सही है? यस और नो आप मुझे बताइए। शमरीन ने कीबोर्ड को मेरे भाई 25% प्रॉफिट पर बेचा है 1260 में, ठीक है? तो 5 की वैल्यू आपको दी है, सेलिंग प्राइस दिया 1260, तो 5 की वैल्यू 1260 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है मुझे बताइए? 126 दूनी 252 रुपए, तो 252 का प्रॉफिट हुआ है। सीपी कितना होगा? 4 यूनिट। सीपी निकालो ना मेरे भाई, सीपी चाहिए अपने को, तो 252 का 4 गुना यानी कि 1008 रुपए। ये सीपी आ गया पहले कीबोर्ड का। बिल्कुल ऐसे ही दूसरे कीबोर्ड पे 10% लॉस हुआ। 10% लॉस का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10, यानी कि सीपी अगर 10 है तो 10 पे 1 का प्रॉफिट हुआ, 1 का लॉस हुआ, सामान बिका 9 में। सामान बिका मेरे भाई यहां पर 9 में, क्लियर है? जबकि बिका कितने में? 1440 में, तो 9 की वैल्यू 1440 रुपए है। ये बात सही है? आप बोलोगे हां जी सर। कितने गुना? 160 गुना। तो लॉस कितना है? 160, 160 रुपए का आपको लॉस हुआ है, 160 का। सीपी कितना होगा मेरे भाई? 1600 रुपए। तो मैंने सीपी भी निकाल लिया 1600 रुपए। यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन भी बड़े गंदे से हैं। अब आप मुझे बताओ, पहले वाले कीबोर्ड पे 252 का प्रॉफिट है, दूसरे पे 160 का लॉस है, तो कुल मिला के आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? भाई पहले वाले कीबोर्ड पे आपको 252 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे आपको 160 का नुकसान हुआ, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कुल मिला के आपको 92 का प्रॉफिट हुआ। कुल मिला के आपको 92 का प्रॉफिट हुआ। तो आपको प्रॉफिट हुआ है, तो लॉस वाले ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते ना, दोनों कट गए, लॉस वाले ऑप्शन हो ही नहीं सकते। क्लियर है जी? आप बोलोगे हाँ सर। कितने के समान पर? भाई आप मुझे बताओ, दोनों का टोटल सीपी कितना है? दोनों वस्तुओं का टोटल सीपी कितना है? टोटल सीपी ये 1008 रुपए का, ये 1600 रुपए का। तो अगर मैं 1008 में 1600 जोड़ता हूं तो 2608 रुपए आएगा, 2608 रुपए। तो दोनों सामान का जो टोटल सीपी है वो 2608 रुपए। तो 2608 के सामान पे आपको 92 का प्रॉफिट हुआ। अब आंसर या तो बी ऑप्शन में से या डी ऑप्शन में। देखो बी ऑप्शन में आ रहा है बटे 27, बटे 27 यानी कि बटे 9 का मल्टीपल आना चाहिए। अब ये नंबर देखो 2, 6, 8, 8, 16, ये नंबर 9 से ही नहीं कट रहा। जब ये नंबर 9 से ही नहीं कट रहा तो बटे 27 कैसे आ जाएगा? आएगा ही नहीं, यानी कि एक ही आंसर हो सकता है डी। एक ही सवाल का आंसर हो सकता है डी। ठीक है जी, कर पाओगे? अरे हां जी कर पाओगे। एक और तरीका है करने का, पर यही ठीक है, हर बच्चा समझ रहा है, कर रहा है, कैसा भी डाटा है बना लोगे। लास्ट सवाल, इस वैरायटी पे लास्ट सवाल, और बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल प्रीवियसर में एक सवाल तो आता ही आता है, एक शिफ्ट में तो ये सवाल आता ही आता है मेरे भाई। क्या पता वो शिफ्ट आपकी हो। सीमा बॉट ए मोबाइल फोन एंड लैपटॉप एट ए सर्टेन प्राइस। सीमा हैदर ने मोबाइल फोन खरीदा, लैपटॉप खरीदा मेरे भाई सचिन से बात करने के लिए। सी सोल्ड सीमा, सीमा कोई बेच दिया, क्या चक्कर है ये? सी सोल्ड, गलत लिखा हुआ है यहां पे, इंग्लिश में, इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है।
ये है। सीमा ने एक मोबाइल फोन खरीदा और लैपटॉप खरीदा सर्टेन प्राइस में। मोबाइल फोन 10% प्रॉफिट पर बेचा, लैपटॉप 25% के प्रॉफिट पे बेचा। उसने पाया कि यहां पे ये इंग्लिश में देख लीजिए मेरे भाई, उसने पाया कि मोबाइल का कॉस्ट प्राइस लैपटॉप के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। सीमा है मेरे भाई, सीमा ने एक मोबाइल खरीदा है और एक लैपटॉप खरीदा है। खरीदने के बाद मेरे भाई सीमा घर में तो रखेगी नहीं, उसको बेचने का काम करेगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो यहां मैं लिख रहा हूं सीपी, यहां मैं लिख रहा हूं बच्चों एसपी। सीपी और एसपी। सीमा ने मोबाइल को 10% गेन पे बेचा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। लैपटॉप को बेचा 25% प्रॉफिट पर, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 1/4। तो सीमा ने मोबाइल फोन को 10% गेन पर बेचा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 1/10, यानी कि 10 का सामान सीमा ने 11 में बेचा। मोबाइल जो है 10 का 11 में बेचा। लैपटॉप पे 25% प्रॉफिट है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी कि 4 का सामान 5 में बिका। 4 का सामान 5 में बिका। यहां तक कोई परेशानी नहीं। अगली बात सवाल में यह बोली है कि मोबाइल का कॉस्ट प्राइस और लैपटॉप के सेलिंग प्राइस के बराबर है। मोबाइल का जो सीपी है, जो मोबाइल का सीपी है ना मेरे भाई, हिंदी में पढ़ लीजिए मेरे भाई, हिंदी में लिखा है मोबाइल का क्रय मूल्य लैपटॉप के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आपसे पूछा है ओवरऑल उसका लाभ परसेंट बताओ, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। एक बात बताइए मेरे भाई, मोबाइल का सीपी लैपटॉप के सेलिंग प्राइस के बराबर है। भाई मोबाइल का सीपी है 10, लैपटॉप का सेलिंग प्राइस 5 है, तो बराबर नहीं है, सेम करना पड़ेगा। 10 और 5 कैल्शियम 10 होता है, तो इस पूरे रेशियो का आप 2 से गुणा कर दो। इस पूरे रेशियो का आप 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो देखिए मैंने सेम कर लिया, सेम नहीं था सेम बना लिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सवाल भी बोला था कि मोबाइल का सीपी लैपटॉप के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो मैंने सेम कर लिया मेरे भाई 10-10। लाभ कितना हुआ मेरे भाई, सामान खरीदा कितने में, 10 + 8 18 का। बेचा कितने का मेरे भाई, बेचा है 11, सामान 11 10 21 का, 21 का बेचा। तो 18 का सामान 21 में बेचा मेरे भाई, 3 का प्रॉफिट हुआ 18 पर, यानी कि 1/6। तो सीमा को प्रॉफिट हुआ 1/6। 1/6 कितना, 16 सही, 2/3% का हुआ। बी ऑप्शन आंसर है। तो इस सवाल का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल भी पेपर में आ जाते हैं, मुझे लगता है कर लोगे बच्चों। क्या आप इस टाइप के सवाल कर लोगे। कर लोगे, मुझे लगता है आप कर पाएंगे। इसी के साथ एक खत्म होता है अगला टाइप। अगला टाइप बहुत छोटा है और बहुत आसान है। आपको अगला टाइप करने से पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, भाव। भाव मैं आपके सामने कहता हूं, मैं आपके सामने लिखता हूं, एट द रेट ऑफ 3x, ₹4.40। आप ना इस चीज का मुझे मतलब बताइए। बताओ, मैंने आपके सामने एक छोटी सी बात लिखी है, इस बात का आप मुझे मेरे भाई मुझे मतलब समझा के दिखाओ। देखो मान लो आपकी मम्मी आपसे कहते हैं, ओए चाँद सब्जी मंडी लगी आज, आलू खरीद के ला। अब आलू खरीदने जाते हो तो आलू का भाव है 20 रुपए पर किलो। कितने के आलू मेरे भाई, 20 रुपए पर किलो। तो ये क्या, ये आलू का भाव है। क्या है बेटे, आलू का भाव या रेट है। यहां मेरे आलू की क्वांटिटी नहीं बताई गई, ये आलू का भाव बताया गया 20 रुपए पर किलो। पर किलो का मतलब 1 किलो आलू 20 रुपए के खरीदेंगे।
1 किलो आलू का भाव 20 रुपए। अगर आप 1 किलो आलू खरीदेंगे तो 20 रुपए के मिलेंगे। 2 किलो आलू खरीदेंगे 40 रुपए के मिलेंगे। 3 किलो आलू खरीदेंगे 3 गुना 60 रुपए के मिलेंगे। 4 किलो आलू खरीदेंगे 4 गुना 80 रुपए के मिलेंगे। तो मैं आपसे पूछूं कि भाई आप मार्केट में गए, मार्केट में, और आपने 20 रुपए पर केजी वाले आलू खरीदे, बताओ कितने किलो आलू खरीदे? मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाई कि आप मार्केट में गए और प्यारे दोस्त आपने 20 रुपए पर केजी वाले आलू खरीदे, तो आपने कितने किलो आलू खरीदे? कितने किलो आलू खरीदे? तो आप कहोगे सर वो थोड़ी ना बता पाएंगे, हमें तो आलू का रेट पता है कि भाई 1 किलो आलू 20 रुपए का, मेरी मर्जी में 5 किलो खरीदूं, 10 किलो खरीदूं कि 100 किलो खरीदूं, तो ये रेट पता है मेरे भाई, यहां क्वांटिटी नहीं बताई गई है, कंफ्यूज मत होना। जैसे आप दूध खरीदते हो तो आपके गांव में दूध कितने भाव चल रहा भाई? क्या है? 60 रुपए लीटर, 60 रुपए प्रति लीटर। तो आपके यहां जो दूध का रेट है वो 60 रुपए पर लीटर है। इसका मतलब मेरे दोस्त कि 1 लीटर जो दूध है आपको 100 रुपए का, 60 रुपए का है। अब आप 2 लीटर खरीदो, 3 लीटर खरीदो, 4 लीटर खरीदो, वो मेरे दोस्तों अलग बात है, पर 1 लीटर दूध 60 रुपए के हिसाब से दिया जाएगा। तो अब देखो मेरे भाई, यहां भी यही बताएगा, यहां भी आपको रेट बताएगा। आप अंडे खरीदने जाते हो, आपने कुछ अंडे खरीदे, आपने अंडे खरीदे, यू बाई एट द रेट ऑफ 3 eggs ₹4.50। यू बाई एट द रेट ऑफ 3 eggs ₹4.50, यानी कि आप मार्केट में अंडे खरीदने गए और हर 3 अंडे 40 रुपए के हिसाब से मिल रहे हैं। हर 3 अंडे 40 रुपए के हिसाब से मिले, यानी कि आपको 3 अंडे खरीदने के लिए 40 रुपए देने पड़ेंगे। ये रेट है। आपने जो अंडे खरीदे हैं वो इस भाव से खरीदें कि हर 3 अंडे 40 रुपए के मिलेंगे। 3 अंडे खरीदने के लिए आपको 40 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि मैं आपसे कहूं कि यहां पे 1 एग का सीपी कितना आ जाएगा मेरे भाई, फिर बताना। 1 एग का सीपी आप जो अंडे खरीद रहे हो वो 3 eggs ₹4.40, 3 अंडे 40 रुपए के हिसाब से खरीद रहे हो। यहां आपको यह नहीं बताया गया कि आपने कितने अंडे खरीदे। हो सकता है आपने 6 अंडे खरीदे, तो 6 अंडों के लिए आपको 80 रुपए देने पड़ेंगे। हो सकता है आपने मेरे भाई 9 अंडे खरीदे, तो 9 अंडों के लिए आपको 3 गुना 120 रुपए देने पड़ेंगे। आप जो अंडे खरीद रहे हो वो 3 eggs ₹4.40 के हिसाब से खरीद रहे हो, यानी कि हर 3 अंडे के लिए, 3 अंडे के लिए, हर 3 अंडों के लिए आपको 40 रुपए देना पड़ेगा। ये रेट बताया गया है मेरे भाई, रेट। लेकिन ये रेट एक आर्टिकल का नहीं, 3 अंडों का बताया गया। 3 अंडे 40-40 रुपए के हिसाब से खरीद रहे हो। अगर 3 अंडे 40 रुपए के हिसाब से, तो 1 अंडे का सीपी कितना होगा? 40/3 रुपए होगा, 40/3 1 अंडे का सीपी। समझ में आया? आप बोलोगे क्लियर? यहां से आप क्वांटिटी नहीं बता सकते। मैं आपसे कहूं, आप मार्केट में गए, आपने मेरे भाई अंडे खरीदे, किस भाव से खरीदे? 3 eggs ₹4.40। हर 3 अंडे 40 रुपए के हिसाब से खरीदे, तो ये रेट बताएगा कि भाई आप ऐसी दुकान पे जा रहे हो जहां 3 अंडे 40 रुपए के मिलते हैं। हो सकता है आपने 5 अंडे खरीदे हो सकता है आपने 15 खरीदे हो सकता है आपने 100 अंडे खरीदते हो, वो अलग बात है। क्लियर है? अब ये जो टाइप आएगा मेरे भाई, उसमें यही लैंग्वेज आएगी। इंग्लिश में लिखने का यही तरीका है। हिंदी में मेरे भाई जिस एग्जामिनर की मर्जी है सब अपनी भाषा में लिखते हैं, तो आप इंग्लिश में इस सवाल को सॉल्व करें, क्योंकि इंग्लिश में एक ही स्टैंडर्ड लाइन है। हिंदी में लिखने के तरीके कई सारे हैं दोस्त। होता क्या है इस टाइप के सवालों में, आप खरीदोगे किसी और रेट से, खरीदोगे आप किसी और रेट से और बेचोगे आप किसी और रेट से। अगर आप अंडे किसी और रेट से खरीद के लाते हो और किसी और रेट से बेचते हो, तो आपको प्रॉफिट या लॉस कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। वही निकालने के लिए पेपर में सवाल आता है। बस ये ध्यान रखेगा, आप खरीदोगे सामान किसी और रेट से, बेचोगे आप सामान किसी और रेट से, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, जितने आर्टिकल आप खरीद के लाओगे उतने ही आर्टिकल बेचोगे। घर में तो रखोगे नहीं, जितने आर्टिकल्स आप खरीद के लाओगे उतने ही आर्टिकल्स आप बेचोगे।
समझ में? इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सवाल में आपको रेट बताया जाएगा खरीदने का और बेचने का, और लेकिन ध्यान रखिएगा जितने आर्टिकल्स आप खरीद के लाओगे सेम उतने ही आर्टिकल बेचोगे। समझ में आया? ठीक है, अब जैसे शुरू करते हैं पहले सवाल 29 नंबर क्वेश्चन से। लेटेस्ट सीपीओ के पेपर में सवाल आया है, लेटेस्ट। ए शॉपकीपर बाइस ऑरेंज एट द रेट ऑफ 10 ऑरेंज ₹4.50। एक शॉपकीपर ने मेरे भाई ऑरेंज खरीदे, किस भाव से खरीदे? एट द रेट ऑफ 10 ऑरेंजेस ₹4.50। इस भाव से एक आदमी ने कुछ ऑरेंज खरीदे एंड सेल्स देम, और सारे ऑरेंज को बेचा किस रेट से? एट द रेट ऑफ 12 ऑरेंज ₹4.74, बेचा और रेट से, और 12 ऑरेंज ₹74 के हिसाब से बेच दिए। पूछा उसका लाभ या हानि परसेंट क्या है? नहीं निकाल सकते मेरे भाई, क्या आप यहां से नहीं निकाल सकते? ये सीपी है, ये एसपी है। आप ना एक ऑरेंज का सीपी और एक ऑरेंज का एसपी निकालो। आपने कुछ संतरे खरीदे, कितने, किस रेट से खरीदे? 10 ऑरेंजेस ₹4.50, यानी कि ₹50 के 10 ऑरेंज। तो एक ऑरेंज कितने का हो जाएगा जी? ₹5 का, ₹5 का हो जाएगा। जब बेचने की बारी आते तो आप बेचते हो एट द रेट ऑफ 12 ऑरेंजेस ₹4.74। बुला लो सबको, बुला लो। अरे भाई 12 संतरे 74 के, 12 संतरे 74 के, 12 संतरे 74 के, इस हिसाब से बेचते हो सकता है कोई ग्राहक 36 ले गया हो, कोई 40 ले गया हो, अलग बात है मेरे भाई, लेकिन आप बेच किस हिसाब से रहे हो? 12 ऑरेंज 74 के मेरे दोस्त। तो एक ऑरेंज कितने का बेच रहे हो? एक ऑरेंज आप बेच रहे हो 74/12 का। एक ऑरेंज इतने का बेच रहे हो। किससे कट गया? 2 से कट जाएगा, 37/6 यानी कि मेरे भाई आप ये सीपी, ये एक ऑरेंज के सीपी और एसपी का रेशियो है, ये आ जाएगा 30:37। 6 पंजे 30:37। ये एक ऑरेंज के सीपी और एसपी का रेशियो है। अगर 30 का सामान 37 में बिका है तो गेन तो हुआ है, लॉस नहीं हुआ। 7 का गेन हुआ मेरे भाई 30 पर, और परसेंटेज में कितना? इंटू 100% ही आएगा, तो आएगा 70/3, यानी कि 23:1/3% गेन। बिल्कुल कर सकते हो, संतरों की संख्या को इक्वल करके भी कर सकते मनदीप, लेकिन एक संतरे का सीपी एसपी निकाल लो, वो ज्यादा आसान है। एक संतरे का बहुत आसान है। आइए जी, ये मेथड नंबर 1 बताया मैंने आपको, यह है मेथड नंबर 1। इस टाइप के सवालों को करने का पहला तरीका, फर्स्ट मेथड कि आपने संतरे खरीदे किसी और भाव से, आपने संतरे बेचे किसी और भाव से। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। तो भाई खरीदने का जो प्राइस है, आप एक संतरे का सीपी निकाल लो, एक संतरे का एसपी निकाल लो। एक संतरा आपने कितने का खरीदा, एक संतरा आपने कितने का बेचा, क्योंकि इतना सेम है कि जितने संतरे आप खरीद रहे हो उतने ही संतरे आप बेच रहे हो। यस जारविश गौतम। आप सीपीएसपी का रेशियो ले लीजिए मेरे भाई, और वहां से आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, पहला ऑप्शन। ये मेथड नंबर 1 है। बिल्कुल जैसे मनदीप कह रहा है कि सर हम आर्टिकल को सेम करके भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। तो मैं अब आपको इसी सवाल को, सेम यही सवाल है बेटा, सेम यही सवाल है, इसी को करने का मेथड नंबर 2 सिखाऊंगा। इसी क्वेश्चन को करने का मेथड नंबर 2 ये देखिएगा। नमन हैड परचेस्ड 25 आर्टिकल ₹4.22 and sold all the article at the rate of 22 ₹4.25. Find this approximate profit percentage. भाई नमन ने कुछ आर्टिकल खरीदे, ठीक है जी, खरीदे किसी और रेट से। भाई खरीदे किस रेट से? 25 आर्टिकल ₹4.22, 25 आर्टिकल ₹22 के हिसाब से, हर 25 आर्टिकल ₹22 के हिसाब से खरीदता है। बेचे किस रेट से? आर्टिकल एट द रेट ऑफ 22 ₹4.25, और 22 आर्टिकल ₹25 के हिसाब से बेचता है। तो मेरे भाई जितने आर्टिकल खरीदे होंगे उतने ही बेचे होंगे, सोल्ड ऑल। नमन भाई साहब ने कुछ आर्टिकल अलग रेट से खरीदे,
बेचे अलग रेट से, लेकिन जितने आर्टिकल खरीदे सारे के सारे बेचे, सभी आर्टिकल को बेचा है। तो मेरे भाई यहां लिख रहा हूं मैं आर्टिकल, यहां मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और यहां मैं लिख रहा हूं कॉस्ट। यहां मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों कॉस्ट या प्राइस लिख रहा हूं, रुपीस लिख दे रहा हूं, रुपीस। ये है मेरे भाई सीपी और ये है बच्चों एसपी। ध्यान से सुनेगा, मेथड नंबर 2 बता रहा हूं, जो मेथड आपको पसंद आए वो मेथड करिएगा। नमन खरीदता है 25 आर्टिकल 4 रुपी 22 के रेट से, यानी कि नमन ने हर 25 आर्टिकल 22 रुपए के हिसाब से खरीदे। नमन हर 25 आर्टिकल 22 रुपए के अकॉर्डिंग खरीदता है, यानी कि 25 आर्टिकल 22 रुपए, 50 आर्टिकल 44 रुपए, 75 आर्टिकल 66 रुपए, इस हिसाब से नमन खरीदता है। नमन 25 आर्टिकल 22 रुपए के हिसाब से खरीदता है, 22 रुपए देता है, 25 आर्टिकल खरीदे। 25 आर्टिकल नहीं खरीदे नमन ने, यह रेट बताया गया है कि नमन ने जो खरीदारी की है वो इस हिसाब से करी है कि हर 25 आर्टिकल खरीदने के लिए 22 रुपए देना पड़ रहा है। नमन ने जो खरीदारी की है वो इस हिसाब से की है कि हर 25 आर्टिकल खरीदने के लिए 22 रुपए दे रहा है। हमें यह नहीं पता कि नमन ने कितने आर्टिकल खरीदे हैं। जब बेचने की बारी आते तो बेचता किस रेट से? एट द रेट ऑफ 22 4 रुपए 25, वो 22 आर्टिकल 25 रुपए के हिसाब से बेचता है। हर 22 आर्टिकल नमन, हर 22 आर्टिकल को नमन 25 रुपए के हिसाब से बेचता है। हर 22 आर्टिकल को नमन 25 रुपए में बेचता है, ठीक है। तो बोझा अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो मेरे भाई अब एक बात बताना कि आर्टिकल्स तो सेम होने चाहिए ना। नमन ने जितने आर्टिकल खरीदे उतने ही बेचे होंगे। यहां आर्टिकल कितने? 25, यहां आर्टिकल है 22, ये तो गलत बात है, सेम करना पड़ेगा भाई। इसको तो सेम करना होगा, आर्टिकल की संख्या को सेम करना होगा कि जितने आर्टिकल खरीदे उतने बेचे। तो यहां 25 और 22 को, ये 25 और 22 को सेम करना पड़ेगा, तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 25 गुणा 22। यहां 25 गुणा 22 बनाने के लिए 22 से गुणा कर देते हैं। यहां पूरे को मेरे दोस्तों हम 22 से गुणा कर देते हैं, 22 से गुणा कर देते हैं, ठीक है मेरे भाई। यहां इसको 25 से गुणा कर देते हैं, यहां नीचे 25 से गुणा कर देते हैं। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो आर्टिकल सेम हो गए मेरे भाई। अगर आप ध्यान से देखो तो आर्टिकल सेम हो गए। आपने कितने आर्टिकल खरीदे? 25 गुणा 22 खरीदे। आपने कितने आर्टिकल बेचे? 22 गुणा 25 बेचे। नंबर ऑफ आर्टिकल मैंने सेम कर लिया, मैंने नंबर ऑफ आर्टिकल सेम कर लिया। अच्छा, आपने आर्टिकल खरीदे कितने में मेरे भाई? 22 गुणा 22। आपने आर्टिकल खरीदे कितने में? 22 गुणा 22, 484 रुपए के खरीदे। सेम उतने ही आर्टिकल, जितने आर्टिकल आपने 484 में खरीदे, सेम उतने ही आर्टिकल आपने बेचे कितने? 25 गुणा 25, 625 रुपए के बेचे। 25 गुणा 25, 625 रुपए के बेचे मेरे भाई। तो आपने जितने आर्टिकल 484 रुपए में खरीदे, सेम उतने ही नंबर ऑफ आर्टिकल आपने 625 के बेचे। तो आपने 484 रुपए का सामान बच्चों 625 में बेचा। अगर 484 का सामान 625 में बेचा तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 125 प्लस 16, 141 का प्रॉफिट हुआ, 141 का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई, 141 का। अगर 484 का सामान 625 में बेचा तो आपको 141 का प्रॉफिट हुआ ना, ये घटा दीजिए, 141 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर? 484 पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100% ही आ जाएगा, इंटू 100%। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। 4 से काटेंगे 125 बार, 4 से 484 काटेंगे 121 बार, ये आया। और तो इसकी गुणा करके क्या आएगा? जो भी आंसर आएगा 25 से तो बढ़ाएगा। देखो अगर मैं ये भी कर लेता हूं कि मैं 141 को पहले भाग दे लूं 121 से, 141 को 121 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? एक बार भाग जाएगा। 121 से 121 20 बच जाएगा, तो 1 प्लस 20 बटे 121 हो जाएगा, गुणा 25। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। और ये बताओ कितना आएगा मेरे भाई? अगर 25 के अंदर गुणा करेंगे तो 25 एकम 25, 25 गुणा 20, 500 बटे 121। 500 को 121 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा मेरे भाई? 24 पॉइंट आ रहा है यार, कुछ गड़बड़ है क्या?
सॉरी 25 प्लस 4 पॉइंट हो जाएगा ना, तो 29% के करीब आएगा सी ऑप्शन। तो अप्रोक्स क्या आएगा 29.1%। सी ऑप्शन आ गया। क्लियर है? मेथड नंबर 2 है। ठीक है, तो या तो आप एक आर्टिकल का सीपी एक आर्टिकल का एसपी निकालो मेरे भाई। ओके, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, या फिर मेरे प्यारे दोस्त आप नंबर ऑफ आर्टिकल को सेम कर लो। मुझे लगता है हर किसी बच्चे को यह चीज समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अच्छा एक बात बताऊं मेरे भाई, यहां से एक ट्रिक भी निकलती है। आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं है, आपको इतना करने की मेरे भाई जरूरत भी नहीं है। हटाइए इसको, हटाइए। यहां से मेरे भाई ट्रिक भी निकलते, और देखिए बिल्कुल मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, सेम आंसर आएगा। बिल्कुल मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। आपने खरीदा किसी और रेट से, बेचा किसी और रेट से। आप खरीद रहे हो हर 25 आर्टिकल 22 रुपए के हिसाब से, सारे के सारे आर्टिकल आप बेच रहे हो हर 22 आर्टिकल 25 रुपए के हिसाब से। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या हुआ? किसी भी सवाल में खरीदने का रेट अलग, बेचने का रेट अलग। सीपीएसपी खरीदने का रेट अलग, बेचने का रेट अलग दिया हुआ है। आप सारे आर्टिकल बेच रहे हो, लिखा भी हुआ है साफ साफ, सभी वस्तुएं आप खरीद के बेच रहे हो। तो मेरे भाई मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, अब यहीं से आपका ये ट्रिक भी आ जाएगा। ध्यान सुनिएगा, कभी भी इस टाइप का सवाल आए कि खरीदने का रेट अलग, खरीदने का रेट अलग और बेचने का रेट अलग, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर लिखो सीपी खरीदने का रेट, नीचे बेचने का रेट, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 22 गुणा 22 आ गया 484 रुपए, 22 गुणा 22 आ गया 484 रुपए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो केवल। 25 गुणा 25 आ गया 625 रुपए, 25 गुणा 25 आ गया 625 रुपए। बस इसी को सॉल्व कर लो, बस इसी को सॉल्व कर लो कि 484 का सामान 625 में बिका तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 141 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर? 484 पर। परसेंटेज में कितना? गुणा 100% आया। इसी को सॉल्व कर लीजिए मेरे भाई, यही आपका आंसर है 29.1%। यही आपका आंसर है सी ऑप्शन। बात खत्म। खरीदने का रेट अलग दिया हुआ है, बेचने का रेट अलग दिया है मेरे भाई, लिख लो और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मेरे दोस्तों निकाल लीजिए। अल्टीमेटली आप 484 का सामान 625 में बेच रहे हो, जो आएगा वही आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होगा। खेल खत्म। ये ट्रिक है और ये बेसिक से ही आई है, क्योंकि जब आप आर्टिकल की संख्या को सेम करते हो, ये हवा से नहीं आया, जब आर्टिकल की संख्या को सेम करते हो तो ध्यान से देखना क्रॉस मल्टीप्लाई ही करनी पड़ती है, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करनी पड़ती है। आप बोलोगे यस सर। यहां देखो, अब ये बताओ जरा, ये देखो, बताओ जी इस सवाल का क्या आंसर है? हाँ, ये ट्रिक फर्स्ट मेथड से ही आई है। बताओ जल्दी से क्या आंसर है इस सवाल का, फटाफट बताओ। एन एग सेलर बाई एग्स एट द रेट ऑफ 9 4 रुपी 20 एंड सेल्स देम एट 11 4 रुपी 28। फाइंड इज प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। यहां लिख रहा हूं मेरे भाई एग्स, और ये है आपका रुपीज। आप अंडे खरीदते हो किस भाव से? एट द रेट ऑफ 9 4 रुपी 20, हर 9 अंडे 20-20 रुपए के हिसाब से। फिर बेचते तो बेचते किस भाव से हो? एट 11 4 रुपी 28, 11 अंडे 28 रुपए के हिसाब से। हर 11 अंडे खरीद बेच रहे हो 28 रुपए के, हर 11 अंडे को 28 रुपए का बेच रहे हो। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई में 11 गुणा 20 आ गया 220 रुपए, 9 गुणा 28 कितना आएगा मेरे भाई? 9 गुणा 28 कितना आएगा? 180 और 252, 252, 252 रुपए। यानी कि अल्टीमेटली 220 का सामान 252 में बिका, तो आपको प्रॉफिट हुआ है कितना? प्रॉफिट हुआ है 32 का प्रॉफिट हुआ, 32 का प्रॉफिट हुआ 220 पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। ये आ गया मेरे भाई, बेहतरीन ट्रिक। 0 से 0 चला जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 से 22 11 बार, तो 160/11 आ गया। 32 पंजे
160/11%। तो 11 कम 11, 5 जीरो 11 चौक 44, तो 14.55 आएगा डी ऑप्शन, 14.55%। कर लेंगे? हाँ जी स्टूडेंट, कर लेंगे? करना पड़ेगा भाई, आसान सवाल है, कोई मुश्किल सवाल तो है नहीं ये बताइए, एक और सवाल करके बताओ। सवाल नंबर 32 बनाइए। बताओ, एक और क्वेश्चन वेरिएबल्स में है। ए मर्चेंट बाइज ए नंबर ऑफ गुड्स फॉर बी रुपीज एंड सेल्स बी नंबर ऑफ गुड्स फॉर रुपी ए। इफ बी से बड़ा है ए, देन इन द होल आउटले, तो पूरे ट्रांजेक्शन में क्या होगा बताइए मेरे भाई। ए मर्चेंट, देखो यहां है गुड्स, यहां है रुपीज, ये गुड्स मतलब वस्तु, और यहां आपको लिखना है रुपीज, ठीक है। ए मर्चेंट बाइज ए नंबर ऑफ गुड्स फॉर रुपी बी, ये खरीदने का रेट है। एक व्यापारी ए आर्टिकल बी रुपए के रेट से खरीद रहा है। फिर बेचने की बारी आते तो बेचने का रेट अलग है। सेल्स बी नंबर ऑफ गुड्स फॉर रुपी ए, बेचता है वो हर बी आर्टिकल ए रुपए के हिसाब से बेचता है, हर बी आर्टिकल ए रुपए के हिसाब से बेचता है। बताओ पूरे ट्रांजैक्शन में उससे क्या हुआ। तो मेरे भाई ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, बी गुणा बी बी स्क्वायर, ए गुणा ए स्क्वायर, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि अल्टीमेटली उसने बी स्क्वायर का सामान ए स्क्वायर में बेचा। अब बी से बड़ा है ए, देखो जब सवाल में साफ साफ बोल दिया कि बी से बड़ा है ए, यानी कि बी स्क्वायर छोटा होगा, ए स्क्वायर बड़ा होगा। भाई बी का स्क्वायर छोटा होगा, ए का स्क्वायर बड़ा होगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि उसने कम का सामान ज्यादा में बेचा। कम का सामान ज्यादा में बेचा तो उसे लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का मेरे भाई? बी स्क्वायर, कितने के सीपी पर? बी स्क्वायर पे। अगर बी स्क्वायर का सामान ए स्क्वायर में बेचा, तो देखिए यहां ए स्क्वायर बड़ा है बी स्क्वायर से, क्योंकि ये सवाल कह रहा है ए बड़ा है बी छोटा है। तो कितना प्रॉफिट हुआ? ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, परसेंटेज में कितना? इंटू 100% ही आएगा। इस सवाल का आंसर क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इंटू 100%। पहला ऑप्शन आंसर आ जाएगा, डी नहीं आएगा बेटा, ए ऑप्शन आंसर आएगा इसका। ठीक है, ए ऑप्शन। तो इस तरीके से वेरिएबल में भी आ सकता है। आगे चलेंगे, चेंज कर दे थोड़ा सा। ये बताओ सवाल नंबर 33 करो। इस सवाल का क्या आंसर है? सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का, बताइए जल्दी से। एक ही क्वेश्चन होगा, हल्का सा चेंज है। बटे बी, बी क्यों? बी स्क्वायर है भैया, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का समान ए स्क्वायर में बिका, बी स्क्वायर का समान ए स्क्वायर में बिका, तो नीचे तो बी स्क्वायर आएगा ना। अब बी स्क्वायर से बड़ा है ए स्क्वायर, यानी कि कम का समान ज्यादा बिका तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटा के। कि सवाल में ये चीज दी है, इस पे ध्यान देना है। ठीक है ऋतिक कुमार, आगे चलो। ये बताइए, इसलिए मैं कहता हूं कि बेसिक जानना जरूरी है। अब ये सवाल ऐसा है कि इस सवाल को आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको बेसिक ना पता हो। केवल ट्रिक रटने वाला है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे उनको बेसिक का पता ही नहीं होता, वो केवल ट्रिक रट लेते हैं कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और आंसर आ जाएगा।
यहां देखिए, यहां फंस जाएंगे, यहां आपको बिल्कुल बेसिक से लगाना पड़ेगा। ए वेंडर बाइज 20 पेन्स फॉर ₹15। यहां मैं लिख रहा हूं पेन्स और यहां मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों रुपीज। ये सीपी या एसपी, यहां सीपी लिख देते हैं या एसपी लिख देते हैं। हां लगा दो। एक व्यापारी जो है वो 20 पेन खरीदता है 15 रुपए के हिसाब से। तो एक व्यापारी 20 पेन खरीदता है 15 रुपए के हिसाब से, हर 20 पेन 15 रुपए के हिसाब से। एंड सेल्स देम एट 15 फॉर ₹20। और जब बेचने की बारी आते तो बेचता है 15 पेन 20 रुपए के हिसाब से। सेल्स देम एट 15 फॉर ₹20, यानी कि 15 पेन 20 रुपए के, 15 पेन 20 रुपए के, ऐसे बेच रहा है। हाउ मेनी पेन शुड ही बॉट एंड सोल्ड, कितने पेन खरीद के बेचने चाहिए जिससे कि उसे 245 का प्रॉफिट हो। कितने पेन खरीद कर बेचने चाहिए जिससे कि 245 रुपए का प्रॉफिट हो, यह आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई जितने पेन खरीदेगा वो सारे के सारे बेचेगा। यहां पेन ये 20 है आर्टिकल, यहां 15, गलत बात है। तो 20 और 15 को इक्वल करना पड़ेगा 60-60 60-60। तो 20 और 15 का एलसीएम 60 होता है। 60 बनाने के लिए 3 से गुणा, 20 तिया 60 और 15 तिया 45, यानी कि 60 पेन उसने 45 के खरीदे। यहां 15 को 60 बनाने के लिए 4 से गुणा, पूरे को 4 से गुणा कर दो, 15 चौका 60 और मेरे दोस्तों ये आ जाएगा 20 चौक 80। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो मैंने नंबर ऑफ आर्टिकल को इक्वल कर लिया 60-60। तो ध्यान सुनना, जब हम 60 पेन खरीद के बेचते हैं, जब हम 60 पेन खरीद के बेचते हैं, 60 पेन हमने 45 रुपए के खरीदे और हमने 80 रुपए के बेचे, यानी कि हमें 35 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 35 रुपीस का। ध्यान से सुनना मेरे भाई, जब हम 60 पेन्स खरीद के बेचते हैं, 60 पेन 45 के खरीदते हो, 60 पेन 80 के बेचते हो, यानी कि 60 पेन खरीद के बेचने पर हमें 35 रुपए का प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट होता है? 35 रुपए का प्रॉफिट होता है। पूछा है 245 का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने पेन खरीदे बेचे जाने चाहिए। अगर हमें 245 का प्रॉफिट कमाना है तो कितने पेन खरीदने बेचने पड़ेंगे? देखो 35 रुपए का प्रॉफिट होता है 60 पेन पे। बताओ 35 रुपए का नहीं, हमें 245 का प्रॉफिट चाहिए। कितने गुना? 35 का 245 कितने गुना है? 7 गुना, 7 टाइम्स है। जब आप 60 पेन खरीद के बेचते हो तो आपको 35 रुपए का प्रॉफिट होता है। 245 का प्रॉफिट कमाने के लिए, यानी कि 7 गुना, 35 का 7 गुना होता है। 245 का प्रॉफिट कमाने के लिए आपको 7 गुना 420 पेन खरीद के बेचने पड़ेंगे। सी ऑप्शन, 7 का 60 गुना 420। कर लेंगे? मुझे लगता है आप कर लोगे। केशव लगा दो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस वैरायटी पे। अब ये क्वेश्चन है ही सबसे अच्छा है इस पे, इससे ऊपर का सवाल नहीं बनेगा। बताओ जी, सवाल नंबर 34। 34 में बताऊंगा, 35वां आप खुद से करेगा, 34वां मैं बताऊंगा। करो बच्चों, इस टाइप का आखिरी सवाल। हाँ जी, देखो मेरे भाई, कभी कभी ऐसा होता है ना, अरे भाई रुक जाओ ना, टाइप एंड कर दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? टाइप एंड कर दे रहे हैं हम, ये शीट भी खत्म सी हो गई है। अब ध्यान से सुनेगा बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप मार्केट जाते हो, मार्केट में 2 तरह के आलू आते हैं। मार्केट में 20 रुपए किलो वाले आलू भी हैं, मार्केट में 8 रुपए किलो वाले आलू भी हैं। आप दोनों खरीद लेते हो, दोनों टाइप के आलू खरीद लेते हो, फिर उन दोनों टाइप के आलू को मिला देते हो आप, फिर मिला के आप बेचते हो। मिला के क्या करते हो? आप बेचते हो मिक्सचर को।
बेचते किसी और रेट से हो तो आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होगा, वही पूछा जाता है। तो आप यहां पे दो अलग अलग टाइप के, दो अलग अलग रेट से खरीदते हो। आप 20 रुपए किलो वाले आलू भी खरीद सकते हैं, 10 रुपए किलो वाले आलू भी खरीद सकते हैं, मार्केट में सारे ऑप्शन है। दोनों खरीद के मिला देते हो, फिर मिलाने के बाद आप मिक्सर को बेचते हो, उसी पे सवाल है। सम फ्रूट्स आर बॉट एट 11,400 रुपीज एंड एन इक्वल नंबर बोल दिया ना, ये सबसे बड़ी बात है। इक्वल नंबर at the rate of 9,400 rupees if all the fruit are sold at the rate of 10,400 rupees। अगर सारे फ्रूट्स को एट द रेट ऑफ 10,400 रुपीज के हिसाब से बेचा जाए तो एंटायर ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। आप ना ध्यान से सुना बच्चों, आप ना दो अलग अलग टाइप के फ्रूट्स को खरीदते हो, फिर उनको मिलाते हो। आपने कुछ फ्रूट खरीदे, किस रेट से खरीदे? एट ए रेट ऑफ 11,400 रुपीज, यानी कि 11 फ्रूट्स 100 रुपीज के हिसाब से खरीदे आपने, 100 रुपीज। हर 11 सेब 100 रुपए के हिसाब से। इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट, इतने ही फ्रूट आपने खरीदे किससे? एट द रेट ऑफ 9,4 रुपी 100। 9 फ्रूट 100 रुपीज के हिसाब से आपने इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स खरीदे। तो मेरे भाई आपने ना दो टाइप के फल खरीदे। ये फल आ रहे हैं 11 फल 100 रुपए के हिसाब से, ये दूसरे आ रहे हैं 9 फल 100 रुपए के हिसाब से। आपने ना सेम फल खरीदे मेरे भाई, उतने ही फल, सेम क्वांटिटी खरीदी है, लेकिन ये तो सेम नहीं है भाई। ये तो 11 है, ये 9 है, तो 11 और 9 को सेम करना पड़ेगा, 99 99। तो 99 बनाने के लिए ऊपर 9 से गुणा करेंगे, 11 99 और ये हो जाएगा 900। तो 99 और 900, यहां 9 को मेरे प्यारे भाई 99 बनाने के लिए 11 से गुणा, 11 99 और 1100, ये आ गया, ये हो गया। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, यानी कि आपने सेम बना ले। ये भी आपने 99 फ्रूट खरीदे 900 के, ये भी 99 खरीदे 1100 के। तो यानी कि मैं कह सकता हूं आपने टोटल कितने फ्रूट खरीदे, आपने टोटल कितने फ्रूट खरीदे? तो आपने फ्रूट खरीदे 99 प्लस 99 198। तो आपने 198 फ्रूट खरीदे हैं 900 प्लस 1100 2000 रुपए के। तो आपने 99 फ्रूट 2000 रुपए के खरीदे। समझ में आया? टोटल भैया ऐड कर लो, आपने 99 ये खरीदे 99 ये खरीदे, तो टोटल हो गए 198 फ्रूट। कितने के? 900 प्लस 1100 2000 के खरीदे। और जब बेचने की बारी आती है, जब आप सारे फ्रूट्स को बेचते हो, यू सोल्ड ऑल दी फ्रूट्स। इफ ऑल दी फ्रूट, सारे फ्रूट्स को आप बेचते हो, किस रेट से बेचते हो? 10 फ्रूट 100 रुपए के हिसाब से, यानी कि हर 10 फ्रूट 100 रुपए के हिसाब से बेचते हो मेरे भाई। तो क्या अब ये बिल्कुल बेसिक पहले सवाल की तरह नहीं बन गया? खरीदने का रेट अलग दिया है, बेचने का रेट अलग दिया है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ये हो गया, बिल्कुल बेसिक सवाल बन गया पहले की तरह। लेकिन ये डाटा बहुत आसान है, आप और सिंपल कर सकते हो। आप ये बताइए, आप जो बेचते हो, आप 10 फ्रूट 100 रुपए के रेट से बेच रहे हो। अगर आप 10 फ्रूट 100 रुपए के रेट से बेच रहे हो तो एक फ्रूट कितने का बेच रहे हो? 10 रुपए का। अगर आप 10 फ्रूट 100 रुपए के रेट से बेच रहे हो तो एक फ्रूट बेच रहे हैं 10 रुपए का, एक फ्रूट 10 रुपए का, एक फ्रूट 10 रुपए का बेच रहे हो भाई। अगर आपने 198 टोटल खरीदे तो बेचोगे तो 198, तो 198 फ्रूट कितने के बेचोगे? 198 से गुणा कर दो। 198 फ्रूट कितने के बेचोगे? अगर एक फ्रूट 10 रुपए का बेच रहे हो, अगर एक फ्रूट 10 रुपए का बेच रहे हो तो 198 फ्रूट बेचोगे, 198 से गुणा 1980 रुपए का। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि आपने 198 फ्रूट 2000 के खरीदे और 198 फ्रूट 1980 के बेचे, यानी कि 2000 के फ्रूट 1980 में बेचे, तो आपको 20 रुपए का लॉस हुआ। तो यानी कि गेन वाला तो आंसर होगा ही नहीं। 20 रुपए का लॉस हुआ, कितने पर? 2000 पर। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%, यानी कि 1% आ गया। तो आपको 1% का लॉस हुआ, डी ऑप्शन, खत्म। कर लोगे?
स्टूडेंट कर लोगे क्या? आपको ये टाइप समझ में है? बिल्कुल इसी टाइप का एक और सवाल है, उसे आप खुद से करिएगा। और इसी के साथ आज की क्लास जो है ये एंड होती है। ठीक है? ठीक है बच्चों, समझ में आया? यस और नो? मुझे लगता है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। बहुत अच्छी बात है। देखो मैं क्लास में आपको बता ही रहा हूं, जैसे आपका क्लास में सिलेबस चल ही रहा है, तो ना कुछ बच्चों की हमारे पास क्वेरी आ रही है कि सर हम प्रैक्टिस खुद से नहीं कर पा रहे। तो भाई हमने ना अपनी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर जो बच्चे खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मॉक टेस्ट की फॉर्म में प्रैक्टिस बैच है। एक प्रैक्टिस बैच 2.0, इसके रजिस्ट्रेशन अभी चालू हैं। 1 मई से ये बैच शुरू हो जाएगा। इसमें डेली का टारगेट आएगा शेड्यूल बेस्ड। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस 4 सब्जेक्ट हैं। चारों सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन का टेस्ट चारों सब्जेक्ट के डेली आएगा मेरे भाई। हर चैप्टर शुरू होगा, जब तक एंड नहीं होगा तब तक उसके टेस्ट आते रहेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर के सारे टाइप, सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो जो टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो इसमें एनरोल कर लो चाहे। और जो टॉपर्स हैं, जो आपके सीनियर हैं, उन्होंने ये टेस्ट बनाया है। अब जैसे कोई भी चैप्टर आएगा, जैसे कि भैया मैंने एक दिन का शेड्यूल इसमें फ्री डाल रखा है, इसमें कोई वीडियो क्लासेस नहीं है, आपको हम खुद क्वेश्चन दे रहे हैं कि भाई ये प्रैक्टिस करो। जैसे पहले दिन आपको परसेंटेज का, क्लासिफिकेशन एनालॉजी का, पॉलिटी का, नाउन का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये टेस्ट आपको मिलेगा मेरे भाई। ठीक है जी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और जो टेस्ट आएगा मेरे भाई, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, इडियम्स का, वोकैबुलरी का टेस्ट अलग होगा। जो भी चीज शुरू होगी उसकी, जो भी कंसेप्ट नया चैप्टर शुरू होगा उसकी हम पीडीएफ आपको पहले ही दे देंगे। पीडीएफ पहले ही दे देंगे मेरे भाई। जैसे कि हमें पॉलिटी के टेस्ट देने पहले, तो पूरी पॉलिटी की कंप्लीट पीडीएफ आपको पहले ही मिल जाएगी। देखो इस तरीके से कलरफुल पीडीएफ है। ये टॉपर्स ने ही बनाई है। इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है। लिमिटेड कंटेंट लिखा हुआ है जिससे कि आप रिवीजन कर पाए। इसका प्रिंट आउट भी निकलवाओगे तो बहुत बेहतरीन आएगा, है ना, एकदम स्टूडेंट फ्रेंडली, बिल्कुल पिन टू पिन डाटा लिखा हुआ है, पिन टू पिन डाटा जितनी आपको जरूरत है। तो ये प्रैक्टिस बैच 2.0 पिछले महीने जो आया था ना, उसके रजिस्ट्रेशन में दोबारा से ओपन कर दें कुछ 3-4 दिन के लिए, फिर बंद कर देंगे। ठीक है ना? तो आप इसमें एनरोल कर लीजिए भाई। जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे उनके लिए है दोस्त। ठीक है, आज इतना ही, बाकी कल बाय।